हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चंद शासकों के नेपाल से संबंध। ठीक है, तो जो चंद शासक थे उनके नेपाल से किस तरह के संबंध थे, कब से थे और कैसे उनके साथ संबंध रहे हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे आज। नेपाल और जो कुमाऊँ था इसका बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि आपको पता है कि जब चंद्रवंश यहाँ पे आया था तो जब चंद्रवंश ने शासन किया था तो उस बीच सिरा और सोर जो घाटियाँ थी, यानी कि पिथौरागढ़ और डीडीहाट में डोटियों का राज्य हुआ करता था। फिर डोटियों से जो है चंदों ने ये सिरा और सोर वाले जो एरिया है उसको विजित किया था, यानी कि चंदों से पहले सिरा और सोर घाटी में किसका शासन था? डोटियों का। तो इसका मतलब है कि जो नेपाल है वो कुमाऊँ में बहुत पहले से ही शासन करता रहा था। तो इनके पहले जो है संबंध ठीक ठाक थे, मधुर संबंध थे, मधुर भी नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक संबंध थे, इतना कुछ लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं थी। बाद में जो है यहाँ पे शासन के लिए जब डोटी राज्य यहाँ पे आने लगे उसके बाद फिर चंद शासकों ने भी मतलब फिर जगह जगह के लिए जो है युद्ध होने लग गए। ठीक है, तो नेपाल और कुमाऊँ का जो है अति प्राचीन काल से ही बड़ा गहरा संबंध रहा है। नेपाल जो भारत में बौद्ध धर्म जब आया था तो भारत से ही बौद्ध धर्म जो है नेपाल भी गया था। सम्राट अशोक ने कैसे गया था? अशोक द्वारा, क्योंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म में पहले उन्होंने जब युद्ध किया उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, फिर अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया था ना, तो उसके बाद जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने जो है बहुत सारे लोगों को इधर आस पड़ोस में भेजा था, या वर्ल्ड में चारों तरफ भेजा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो अशोक ने जो है अपनी पुत्री चारुमती, जो चारुमित्रा अशोक की पुत्री थी, उसका विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें भी सीमांतवर्ती राज्यों की सूची में नेपाल का हमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है। हर्ष और नेपाल नरेश अंशुवर्मन के मध्य भी मैत्री भाव का उल्लेख इतिहास में देखा जाता है। नेपाल में एक स्थान है दुलु, जहाँ का राजा क्राचल्ल और अशोकचल्ल हुआ करता था। उनके द्वारा कुमाऊँ में आक्रमण किया गया था और कुमाऊँ के कुछ क्षेत्र को जो है विजित कर लिया गया था। किसके द्वारा? क्राचल्ल। दुलु में क्राचल्ल और अशोकचल्ल द्वारा जो है कुमाऊँ में आक्रमण किया गया था। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गुरु गोरखनाथ संत हुआ करते थे वो भी नेपाल में अपने धर्म प्रचार के लिए गए थे। ठीक है, तो जो गोरखनाथ हैं ये प्रसिद्ध संत हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो जो गोरखनाथ जी हैं ये जो है नेपाल में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। तो जब ये झूसी में थे, प्रयाग पार झूसी में जब ये थे तो कुमारिल भट्ट से जो है इनका साक्षात्कार हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वो जो है गोरखनाथ जी के नाम पे ही पड़ा है, और नेपाल में जो गोरख पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ पर भी जो है इनके ही नाम से, गोरखनाथ जी के ही नाम से उन गोरख पहाड़ियों का भी नामकरण हुआ है। इसी गोरख पहाड़ी पर निवास करने वाली जाति को गोरखा या गोरखाली कहा जाता है। ठीक है, जो गोरखाओं ने कुमाऊँ पर आक्रमण किया था ना नेपाल से आके, तो वो गोरख पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को ही गोरखा कहा गया। अल्मोड़े में घर घर पूजा जाने वाला जो गंगनाथ देवता है उसको भी ऐसा ही माना जाता है कि वो भी नेपाल से आए हुए थे। प्रसिद्ध फ़कीर, आपको पता है कि एक संत थे गोपीचंद। ठीक है, तो प्रसिद्ध फ़कीर गोपीचंद जो है वो भी नेपाल के ही थे ऐसा कहा जाता है। और नेपाल की भाषाएं हैं कुछ, जैसे कि नेवारी और खसपुरी। ठीक है, नेवारी और खसपुरी जो है ये नेपाल की भाषाएं हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखना, कभी नेवारी और खसपुरी भाषा कहाँ की आ जाता है, तो नेपाल की जो भाषाएं हैं इनका जो है, इन भाषाओं का कुमाऊँ की भाषा में हमें पूरा असर देखने के लिए मिलता है। डॉक्टर श्यामलाल का मत है कि जो नेपाली रीति रिवाज हैं उनमें और कुमाऊँ के रीति रिवाजों में हमें कुछ समानताएं भी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, डॉक्टर श्यामलाल जी ऐसा कहते हैं, जैसे कि वे सभी हिंदुओं के रीति रिवाज हैं जो कुमाऊँ के माध्यम से नेपाल पहुँचे थे। ठीक है, तो कुमाऊँ मतलब कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो नेपाल में मनाए जाते हैं जो भारत से गए थे, कुमाऊँ से गए थे, और कुछ ऐसे हैं जो नेपाल के थ्रू जो है कुमाऊँ आए थे। जैसे कि कुमाऊँ में हिल यात्रा, आठ देव यात्रा, पुशुड़िया, मकर संक्रांति पर्व जो हम मनाते हैं, घुरूड़िया, घी त्योहार, हरेला, ओल्गा प्रथा आदि, ये सब जो है नेपाली रीति रिवाज और उत्सव हैं जो कि कुमाऊँ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुमाऊँ में
ओल्गा प्रथा आदि सब नेपाली रीति रिवाज। कुमाऊँ में जो है पवित्र गोरिल का मूल भी नेपाल ही है, ठीक है। जो गोरिल है उनका जो मूल है वो भी नेपाल है, ऐसा कहा जाता है। इसे अब गोल देवता के नाम से, जो गोरेल है ना आपके वहाँ, ये चंपावत में गोलजू देव कहते हैं जिन्हें, इनको गोल देवता भी कहते थे, गोरेल नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके लिए भी ऐसा ही माना जाता है कि इनका भी जो मूल था वो नेपाल ही था, ठीक है। तो जिन्हें अब गोल देवता कहने का रिवाज चल गया है। सिरा की बात करें, सिरा हमने डीडी हाट पढ़ा था, वहाँ पर प्रचलित रौत देवता की पूजा का मूल भी नेपाल ही माना जाता है, ठीक है। जो ये डीडी हाट में जो रौत देवता की पूजा की जाती है उनका मूल स्थान भी नेपाल को ही माना जाता है। चुरमल, कलसिन, कटारमल, भूमिया, एड़ी, सैम, जितने भी जो देवता यहाँ पूजे जाते हैं उन सब का मूल ऐसा कहा जाता है कि नेपाल ही है, ठीक है। जैसे कि चुरमल, कलसिन, कटारमल, भूमिया देव, एड़ी, सैम, ये जितने भी देवताओं के बारे में आप जानते हैं या जिनके भी त्यौहार के बारे में आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये देवता सारे नेपाल ही इन सब का मूल था। पिथौरागढ़ जनपद में कुछ भी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसी भी प्रथाएं हैं जिनका मूल नेपाल रहा। जैसे कि आपने देखा होगा घास के लिए डोके की प्रथा, ठीक है। और स्त्रियों को देखा होगा आपने पहाड़ में, तो घास के लिए डोके की प्रथा, पीठ में बोझ रखना जैसे नेपाली स्त्रियां रखती है ना, जैसे ही कपाल में नाक के सिरे से लेकर ऊपर सिर तक पिठा लगाना, मुर्दे का बांधकर जल्दी जल्दी भगा ले जाना, ठीक है। ये सब जो है नेपाल की ही देन है, ऐसा माना जाता है। जहाँ तक कुमाऊँ एवं नेपाल के मध्य राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, जो अगर हम राजनीति की बात करें इन दोनों के मध्य, तो ये भी काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण है। इतिहास में हमें देखने के लिए मिलता है जैसे कि हम कुमाऊँ के इतिहास सदैव नेपाल के इतिहास से ही प्रभावित रहा है, ठीक है। किरातों द्वारा जो कुमाऊँ एवं नेपाल में समान रूप से राज्य करने का उल्लेख हमें मिलता है साहित्य और पुरातत्व, ठीक है। कि जो किरात लोग जब यहाँ आए थे तो उनके द्वारा जो है बराबर ये कुमाऊँ में और नेपाल में राज्य करने का उल्लेख हमें मिलता है प्राचीन साहित्य के साक्ष्यों में, ठीक है। कि जो किरात जाति के जो लोग थे इन्होंने कुमाऊँ में भी शासन किया और बराबर वो नेपाल में भी शासन करते रहे। तो जो नेपाल में इसे किराती और राई कहा जाता था, ठीक है। जो किराती जाति के लोग नेपाल में शासन करते थे तो उनको राई कहा जाता था। राई जाति की बहादुरी से प्रसन्न होकर जो गोरखा राजा होते थे उन्होंने इनको, जो राई जाति के हैं, इनको सुब्बा की उपाधि से विभूषित किया था। राई की भांति खस जाति ने भी कुमाऊँ और नेपाल में साथ साथ शासन किया था, ऐसा कहा जाता है। इनके नाम से, जो खस जाति है, इनके नाम से ही खसकुरी भाषा की उत्पत्ति हुई। अभी हमने नेवारी और खसकुरी दो भाषाएं पढ़ी थी ना कि नेपाल की हैं, तो ऐसा कहा जाता, मतलब इस खसकुरी भाषा से ही हमें पता चलता है कि ये खसों की भाषा होगी और खस जाति जो है ये कुमाऊँ व नेपाल में साथ साथ इनका शासन करने का हमें पता चलता है, ठीक है। फिर है जो नेपाल में जिस लिच्छवी नामक राजवंश ने शासन किया था, एक लिच्छवी नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री में भी, तो लिच्छवी नामक राजवंश ने जो है नेपाल में शासन किया था। उस कुल की राजधानी से गुप्त नरेश, जो ये लिच्छवी के राजा थे, इनकी पुत्री से चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने जो है लिच्छवी के राजा की पुत्री से विवाह किया था। इसका ज्वलंत उदाहरण जो है हमें उनके सिक्कों से प्राप्त होता है, जिसमें राजा और उसकी रानी कुमार देवी का चित्र है, ठीक है। वो सिक्का जिसमें राजा और कुमार देवी का चित्र है, यानी कि लिच्छवी राजा का और कुमार देवी का चित्र है, तथा मुद्रा लेख में कुमार देवी के साथ लिच्छवया उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। जो सिक्का है उसमें कुमार देवी के साथ लिच्छवया मतलब लिच्छवी राजा का उत्कीर्ण किया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवी दोहित्र मतलब जो लिच्छवी राजा था उसका पुत्र का भी पुत्र कहा जाता है, ठीक है। दोहित्र किसे कहते हैं, पोते को कहते हैं ना, तो उसका पुत्र का यानी कि दोहित्र कहा जाता है, ठीक है। जो समुद्रगुप्त है उनको लिच्छवी का दोहित्र बताया गया है प्रयाग स्तंभ लेख में। कुमाऊँ में चंद राजाओं के पहले जिन कत्यूरी राजाओं ने राज्य किया था उनके वैवाहिक संबंध भी नेपाल से देखने के लिए मिलते हैं। कत्यूर में जब पारिवारिक जब मैंने बताया था ना पिछले इसमें कि जब पारिवारिक विप्लव होता था, कलेश होता था, तो जो यहाँ के राजा थे वो
नेपाल में शरण ले लेते थे, और नेपाल में ऐसा होता तो वहाँ के जो राजकुमार होते थे वो यहाँ शरण ले लेते थे। तो ऐसे ही पारिवारिक कलहों के समय कुमाऊँ के राजा व राजकुमार भागकर नेपाल में शरण लेते थे, और वहाँ के जो राजकुमार होते थे वो कुमाऊँ में शरण लेते थे। अब हम बात करें अस्कोट के रजवार महेंद्रपाल की। ठीक है, एक अस्कोट के जो रजवार थे महेंद्रपाल 1622 ईस्वी के में इनके पिता कल्याणपाल को जो है उसी के दीवान गोपिया ओझा ने मारा डाला था। ठीक है, तो जो ये अस्कोट के रजवार महेंद्रपाल थे उनके पिता कल्याणपाल को किसने मारा था? उनके दीवान गोपी ओझा ने। ठीक है, किसने मारा था? गोपिया ओझा ने। और वह भागकर, जो गोपिया ओझा था वो भागकर कालीपाड़ नेपाल में चला गया था। इसी तरह से चंद खानदान के राजकुंवर, जो हमने कल्याण चंद के बारे में कल पढ़ा था, तो कल्याण चंद खान का जो राजकुमार कल्याण चंद था वो भी 1730 से 46 ईस्वी के बीच जो है पारिवारिक कलह के कारण भागकर कहाँ चला गया था? दोटियों की शरण में चला गया था। फिर हमने पढ़ा था ना कि अनूप सिंह तड़ागी जो है वहाँ से कल्याण चंद को वापस लेके आया था। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे बताया है कि अनूप सिंह तड़ागी कुमाऊँ में लाया और उसे यहाँ का राजा बनाया गया। फिर हम सिरा में मल्लवंश, सोर में या ब्रह्म चंपावत, काली कुमाऊँ में चल्ल व सिंह नामंत राजाओं का भी मूल स्थान नेपाल ही बताया गया है। ठीक है, तो जो सिरा में आपको पता है कि डीडीहाट पिथौरागढ़ एरिया में नेपाल के मल्लवंशी लोग शासन करते थे। तो सिरा हो गया पिथौरागढ़, यानी कि सोर में, ब्रह्म में, चंपावत, काली कुमाऊँ में चल्ल और सिंह नाम जिन राजाओं के नाम के अंत में सिंह या चल आता है वो वाले राजाओं का निवास स्थान जो है नेपाल ही था। सिरा से मल्लों का प्राचीनतम अभिलेख 1353 ईस्वी। ठीक है, सिरा यानी कि डीडीहाट से हमें जो है प्राचीनतम अभिलेख 1353 ईस्वी का प्राप्त होता है। सोर के बमों का प्राचीनतम ताम्रलेख 1337 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। अशोक चल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है वो इनसे भी पुराना है, 1191 ईस्वी का। ठीक है, जो अशोक चल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख है चमोली में, वो जो है 1191 ईस्वी का है। इनसे प्रकट होता है कि अति प्राचीन काल से ही कुमाऊँ में नेपाली मूल के राजाओं ने राज्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नेपाली मूल के राजा थे उन्होंने बहुत पहले से ही, यानी कि प्राचीन काल से ही ये लोग यहाँ कुमाऊँ में जो है शासन कर रहे थे। तो सोर, सिरा, मड़कोट आदि राज्यों को विजित करके ही कुमाऊँ के चंद राजाओं ने जो है, आपको याद है ना कि सोर और सिरा पर आक्रमण करके इनसे बचाया था। सोर और सिरा वाले एरिया को चंद राजाओं ने तो विजित किया था। तो वही बताया कि सोर, सिरा, मड़कोट आदि राज्यों को विजित करके ही कुमाऊँ के चंद राजाओं ने जो है ये कुमाऊँ वाले क्षेत्र में चीरकाल तक शासन किया था, क्योंकि उससे पहले जो है चंद राजाओं ने सोर और सिरा में दोटियों से जो है युद्ध किया था। उन्हीं चंदों के भूभाग पर अंततः नेपाली गौर, फिर उसके बाद इसमें डोटी राजाओं से जो है अपने अधिकार में तो कुमाऊँ को ले लिया था चंदों ने, लेकिन कुछ वर्षों के बाद जो है यहाँ पर गोरखाली लोगों का फिर से आक्रमण हुआ और उन्होंने 25 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया और प्रचंड शासन किया, जिनको हम और किन किन नामों से जानते हैं। वहाँ पे इन्हें इतना अत्याचार किया गोरखियाली लोगों ने, तो इस वजह से जो है इसको नरसाही का मंगल कहा जाता है, गोरख्योल कहा जाता है और गोरखा राज और गोरख्याणी भी जो है कहा जाता है। अब हम देखते हैं चंद राजाओं के मुस्लिम शासकों से संबंध, कि चंद राजाओं के मुस्लिम शासकों से कैसे संबंधित थे। ठीक है, तो जैसा कि पूर्व पृष्ठों में बताया जा चुका है, ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद चंदवंशी राजकुमार सोमचंद का कुमाऊँ में आगमन हुआ। महमूद गजनवी के बाद यद्यपि, ठीक है, महमूद गजनवी बाहर से आया था ना हमारे देश में लूटपाट मचाने, तो महमूद गजनवी से भी पहले जो है मोहम्मद गौरी, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह दुरानी अब्दाली ने भी भारत में आक्रमण किए थे, लेकिन उन्होंने सीधे कभी भी कुमाऊँ पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है, इन्होंने भारत में ज़रूर आक्रमण किए, जो ये बाहर से आए थे ना, जो मोहम्मद गौरी, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह दुरानी अब्दाली, ये लोग सिर्फ लूटपाट करने के लिए भारत में आक्रमण करते थे। ठीक है, लेकिन
इतना अवश्य था कि जो उनके क्रूर हमले से भयभीत होकर उन लोगों ने यहाँ आक्रमण तो किया, लेकिन भारत में किया, डायरेक्ट कुमाऊँ पर नहीं किया। जब वो मैदानी भागों में आक्रमण करते थे तो मैदानी भागों के लोग भागकर जो है पर्वतों की शरण में अवश्य आते थे। ठीक है, तो जब भी जो है मैदानी क्षेत्रों में या दक्षिणी एरिया में जो है उत्तराखंड के दक्षिणी साइड कोई भी बाहरी व्यक्ति आके जब युद्ध करता था तो ये मैदानी भागों के लोग भागकर ऊपर की तरफ आ जाते थे, पर्वतों की तरफ। कुछ जातियों को चंद्रराजा, कन्नौज, बनारस, हरिद्वार, प्रयाग आदि स्थानों से जो है पर्वतों में लाकर बसाते थे, और कुछ जातियां मुसलमानों से भयभीत होकर, और कुछ तो ऐसे थे कि जो यहाँ पर्वतों की तरफ आ जाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमानों से भयभीत होकर जो है धर्म बदलकर रहते थे। मतलब कि होते हिंदू थे लेकिन मुस्लिमों के डर से वो मुसलमान बनकर वहाँ पर रहने लगे। तैमूर ने शिवालिक की पहाड़ियों व हरिद्वार तक आकर लूटपाट अवश्य की, किंतु वह भी यहाँ नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो तैमूर था उसने शिवालिक की पहाड़ियों और हरिद्वार आकर तो लूटपाट की, लेकिन वो यहाँ ऊपर तक उत्तरी क्षेत्र में नहीं आया। तो जो कुमाऊँ का तराई भाग था वो हमेशा से ही मुस्लिम हमलावरों का केंद्र बनता रहा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से इधर को आना जो है टफ रहता था, यहाँ पे युद्ध करना पहाड़ी एरिया में। तो इसलिए जो है ये तराई वाला एरिया में जो है ये सदैव मुस्लिम हमलावरों का केंद्र स्थल बना रहता था, यानी कि मुसलमान कभी भी यहाँ पे हमला कर सकते थे। रुहेले अवश्य कुमाऊँ में हमलावर बनकर पहुँचे, किंतु वे भी कुछ काल तक ही यहाँ रह पाए थे। जो रुहेले थे वो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि रुहेलों का आक्रमण हुआ था ऊपर, तो वो रुहेले भी कुछ टाइम तक ही यहाँ रह पाए थे। कुमाऊँ का पहला राजा गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इसको नोट कर लीजिएगा कि वह पहला चंद शासक जिसने सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तान को जो है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास उसके दरबार में गया था, तो कौन था वो? गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गरुड़ ज्ञानचंद दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास उसके दरबार में गया था। एटकिंसन महोदय के अनुसार यह सुल्तान, ठीक है, अब एटकिंसन जी के अनुसार वो ये कहते हैं कि जो ये सुल्तान था ये या तो मोहम्मद बिन तुगलक था या फिर दौलत खान लोदी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो सुल्तान ने ज्ञानचंद द्वारा प्रस्तुत की गई बहुमूल्य भेंटों से प्रसन्न होकर जो भेंट जो है ज्ञानचंद ने प्रस्तुत की थी उससे प्रसन्न होकर जो है गरुड़ की उपाधि भी इन्होंने ज्ञानचंद को दी थी, और इसके साथ ही कुमाऊँ का तराई प्रांत भी उसे सौंप दिया था। ठीक है, जो कुमाऊँ का तराई प्रांत था वो भी उसे सौंप दिया था, किंतु शीघ्र ही इस पर संभल के नवाब ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो हमने देख लिया कि गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी ज्ञानचंद को, और उसके अलावा जो है कुमाऊँ का जो तराई प्रांत है वो भी जो है उसने ज्ञानचंद को सौंप दिया था, किंतु शीघ्र ही इस पर संभल के नवाब ने अधिकार कर लिया था तराई के प्रांत में। ठीक है, जो तराई वाला प्रांत जो है जो तराई वाला प्रांत इन्हें दिया था ठीक है, तो उस पर जो है किसका आक्रमण हो गया था? किसका आक्रमण हो गया था? जो तराई वाला पार्ट जो है उनको दे दिया था, तो उसके ऊपर संभल का जो नवाब था उन्होंने अधिकार कर लिया था, फिर उसको बाद में पुनः वापस करना पड़ा। ज्ञानचंद के बाद मणिकचंद के समय ख्वास खान, ठीक है, जब ज्ञानचंद के जो बाद है वो ज्ञानचंद के बाद मणिकचंद के समय ख्वास खां पर्वत, तो ज्ञानचंद के बाद कौन बैठा था? मणिकचंद था। उसके समय में ख्वास खां पर्वतों तक घुसता चला आया था। यहाँ कुमाऊँ में राजा मणिकचंद ने उसके निर्वाह के लिए जो है उसे कुछ गांव भी दिए थे। ठीक है, किसको? ख्वास खां को, तो मणिकचंद ने। फिर है दिल्ली के सुल्तान इस्लाम शाह ने संभल के सूबेदार ताज खां को कुमाऊँ से ख्वास खां को पकड़वाने के लिए भेजा था। तो जो दिल्ली के सुल्तान इस्लाम शाह थे उन्होंने संभल के सूबेदार ताज खां को
कुमाऊँ से ख्वास खां को पकड़वाने के लिए जो है भेजा था। ख्वास खां पकड़ा भी गया और सिरसी के पास जो है उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो जो ख्वास खां का था वो क्या हुआ, पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ पे, सिरसी के पास। ठीक है, तो सिरसी के पास जो है उसकी हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रुद्रचंद के बारे में, कि रुद्रचंद के बाद कौन आया था, लक्ष्मीचंद आया था। तो लक्ष्मीचंद ने भी जो है मुगल बादशाहों से अपने मैत्री संबंध स्थापित किए थे। इसके समकालीन मुगल बादशाह, ठीक है, अगर हम रुद्रचंद के बाद लक्ष्मीचंद की बात करें तो लक्ष्मीचंद का जो समकालीन मुगल बादशाह था वो कौन था, अकबर था। कौन था, अकबर और जहांगीर थे। लक्ष्मीचंद जो है गणनरेश के राज्य में तो बार बार आक्रमण करता रहा, लेकिन उसने मुगल बादशाहों की तरह सशक्त विदेशियों के सम्मुख, जैसे मतलब वो अपने वहाँ तो बहुत, जो ये लक्ष्मीचंद हैं ये लोग क्या करते थे, अपनी सीमा में तो मतलब अपने कुआओं में बहुत युद्ध करते थे, लेकिन जो मुगल बादशाह थे उनके सामने ये भीगी बिल्ली की तरह बनकर रह जाते थे। इसी अर्थ में जो है, जो ये लक्ष्मीचंद हैं इनको लखुली विराली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ये लक्ष्मीचंद हैं इनको लखुली विराली के नाम से भी जाना जाता है। अपने ही स्वजाति राजाओं के विरुद्ध इनकी दिग्विजय भी होती थी और अश्वमेध भी। बहरहाल उसने मुगल बादशाहों के समक्ष अपनी पैतृक जी हुजूरी कायम रखी। ठीक है, तो ये जो लक्ष्मीचंद था उसने जो है क्या किया था, जो मुगल बादशाह थे उनके समक्ष अपनी पैतृक जी हुजूरी कायम रखी थी। तो वाक़ियात जहांगीरी का लेखक जो है, वाक़ियात जहांगीरी जिसने लिखी थी, उनके लेखक हमें ये बताते हैं कि जो रुद्रचंद हैं उन्हीं की तरह लक्ष्मीचंद ने भी मुगल दरबार में अपनी फर्जी सलामी और पायबोस अर्पित की थी। वह अपने साथ अनेक बहुमूल्य दुर्लभ वस्तुएं और नगद धनराशि भेंट के रूप में ले गया था। इन भेंटों में गूंठ नामक उत्कृष्ट पहाड़ी घोड़े, बाज व शीकरे, तलवारें व कांडे कुकरियाँ शामिल थी। ठीक है, जो ये भेंट दी थी उसने राजा को, उसमें क्या क्या था, गूंठ, पहाड़ी घोड़े, बाज और सीकरे, तलवारें, खांडे और खुखरियाँ शामिल थी। डॉक्टर श्यामलाल का मत है कि बाज बहादुर चंद के समय कुमाऊँ के जो तराई क्षेत्र है उसमें मुगल बादशाह की शह पाकर कटेरियों ने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। फलतः उसने शाहजहाँ के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ठीक है, किसने, बहादुर चंद ने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस अवसर पर वो अपने साथ चंवर, कस्तूरी, निर्विसी घोड़े और खुकरी, सोने चांदी आदि के बर्तन जो है बादशाह सलामत की खिदमत के लिए ले गया था। यानी कि ये लोग यहाँ की कीमती चीज़ें जो है वहाँ दिल्ली में राजा के पास पहुँचाते थे। यही नहीं, उसने जो गणराज्य के विरुद्ध बादशाह का साथ भी दिया था। ठीक है, और उसने क्या किया था, गणराज्य के विरुद्ध बादशाह का साथ दिया था। बदले में बादशाह ने उसे कुमाऊँ का जमींदार घोषित कर दिया था। ठीक है, कुमाऊँ का जमींदार घोषित कर दिया था और मुरादाबाद के सूबेदार रुस्तम खां व नवाब खलीलुल्लाह खां की सहायता से उसे जो है माल वाला प्रांत भी दिलवा दिया। माल वाला प्रांत यानी कि जो तराई वाला एरिया था। ठीक है, नौलखिया माल कहा जाता था ना, इसलिए। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठा। 1665 से 1673 के मध्य बाज बहादुर ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो 1665 से 1673 के मध्य बाज बहादुर ने जो है उसकी मित्रता को जो है स्वीकार कर लिया था। या यही नहीं, भ्रातृघातक युद्ध में दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह को भी जो है कुमाऊँ में शरण लेने के लिए आना पड़ा था। जब वहाँ पे युद्ध हुआ तो दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह भी जो है शरण लेने के लिए आए थे। ठीक है, कौन, औरंगजेब के जो वो थे ना बेटे, दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह,
तो वो लोग जो है कुमाऊँ की तरफ आए थे, लेकिन उस टाइम बाज बहादुर चंद था तो उसने इनको शरण नहीं दी थी, क्योंकि उसे औरंगजेब लोगों के साथ मधुर संबंध बनाने थे। इसीलिए तो इन्होंने शरण नहीं दी, तो फलतः उसे गढ़वाल के राजा के पास जाना पड़ा। बाद में गणनरेश के राजकुमार ने विश्वासघात कर सुलेमान सिको और औरंगजेब को, तो उसमें क्या हुआ कि जब चंद लोगों ने जो है उनको रहने की परमिशन नहीं दी, तो वो कहाँ गए, गढ़वाल की तरफ गए। लेकिन गढ़वाल में जो गणनरेश के जो राजकुमार थे, उन्होंने विश्वासघात कर सुलेमान शिको को औरंगजेब को सौंप दिया, और धोखे से औरंगजेब ने उसे दिल्ली बुलाकर क्या करा था, मार दिया था। किसको, सुलेमान सिको को। ठीक है। तो बाज बहादुर चंद के बाद जगत चंद ने भी मुगल बादशाह बहादुर शाह के पास बहुमूल्य भेंटें भेजी थी। जो बाज बहादुर चंद के बाद जगत चंद जो था, वो जिसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो उन्होंने जो है बहुमूल्य भेंटें भेजी थी। बदले में दिल्ली पति शाह आलम बहादुर शाह ने उसके लिए फरमान व खिल्लत भेजी थी। दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल बादशाहों के साथ, यहाँ पे ना ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी पेन से, मेरे भांजे ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, उसने पेन चला दी मेरी बुक में। तो आपको वैसे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन मैं बोलती रहूँगी, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर दीजिएगा। तो बाज बहादुर के बाद जो है जगत चंद ने भी मुगल बादशाह बहादुर शाह के पास बहुमूल्य भेंटें भेजी थी। बदले में दिल्ली के पति शाह आलम बहादुर शाह ने, ठीक है, तो जो दिल्ली के शाह आलम बहादुर शाह थे, उन्होंने फरमान और खिल्लत भेजी थी जगत चंद के लिए। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल बादशाहों के साथ कुमाऊँ के चंद्रवंशी राजाओं के संबंध का पता जो है हमें सिक्कों से भी चलता है। कुमाऊँ में आज भी घर घर, खास तौर पर पुराने मंदिरों में हमें कुछ तांबे के सिक्के देखने के लिए मिलते हैं। इनमें उत्कीर्ण जो लिपि है, जो सिक्के हैं उनमें जो उत्कीर्ण लिपि है वो पर्शियन है, जो खरोष्टी लिपि की भांति दाएं से बाएं ओर पड़ी जाती है। ठीक है, यानी कि दाएं से बाएं की ओर पड़ी जाती है। डॉक्टर श्यामलाल का मानना है कि चंद राजाओं के अभी तक कोई भी सिक्के हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। अलबत्ता हमें गढ़वाल के जो प्रद्युम्न शाह थे और तो ये जो शासक थे वहाँ के, उनके सिक्के हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुमाऊँ में दाम, ढेपुना, टंका, रुपया, पैसा आदि प्रचलित रहे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित जीतल और मुगल शासकों की जो मोहरें हैं वो भी यहाँ प्रचार में रही थी। अवध के नवाब मंसूर अली खान, जो अवध के नवाब थे मंसूर अली खान, उनके सिक्के यहाँ रुहेलों द्वारा लाए गए ऐसा कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के ताम्रपत्र के सिक्के भी यहाँ मिलते हैं। इनमें अग्रभाग पर मोहम्मद तुगलक तथा पृष्ठभाग पर सिकह, जर, खैस, दर, अहद, पंद यानी कि अमीदवार मोहम्मद तुगलक उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, जो ये सिक्के हैं इनमें क्या मिलता है, अमीदवार मोहम्मद तुगलक उत्कीर्ण मिलता है। सन 1982 में गंगोली हाट के जो कालिका मंदिर है वहाँ पर देवदार के वृक्ष के नीचे जो है एक व्यक्ति को जमीन के अंदर घड़े में 300 तांबे के सिक्के मिले थे, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा लखनऊ म्यूजियम में रखने हेतु भेज दिया गया था। ठीक है, तो जो ये तांबे के सिक्के थे इनका जो साइज़ था वो एक जैसा नहीं होता था, डिफरेंट साइज़ के ये तांबे के सिक्के होते थे। जैसे कोई मोटा होता था, पतला होता था, छोटा होता था। तो इनमें जो लिखावट थी वो भी एक सी नहीं थी सारे सिक्कों में, ये भी भिन्न भिन्न थी। इनसे प्रतीत होता है कि ये अलग अलग सुल्तानों द्वारा ठीक है। तो हमें ये क्या प्राप्त हो, जैसे हमें जो सिक्के मिलते हैं वो एक साइज़ के नहीं मिलते, तो इससे हमें पता चलता है कि ये अलग अलग सुल्तानों द्वारा जारी किए गए थे ये सिक्के। और रुहेलों द्वारा लाए गए मंसूरी सिक्कों के प्रचलन में आ जाने व उनकी लूटपाट से बचने के उद्देश्य से इनके संग्रहकर्ता ने इन्हें ज़मीन में छुपा दिया था। डॉक्टर श्यामलाल को इनका अध्ययन करने का अवसर मिला। वे दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के सिक्के थे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के सिक्के थे। लक्ष्मीचंद का जो मूनाकोट ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें जगत चंद के जो बरम तथा झिझाड़, ठीक है, लक्ष्मीचंद का एक मूनाकोट ताम्रपत्र हमें मिला था, और जो जगत चंद का बरम तथा झिझाड़
ताम्रपत्र है जो चंपावत में मिला था, उसमें रुपए और पैसे का उल्लेख मिलता है, जो निश्चय ही मुगलों के साथ चंदों के संबंधों के प्रतीक हैं। ठीक है, ये सिक्कों से हमें क्या पता चलता है कि जो मुगल थे उनके चंदों के साथ संबंध अच्छे थे, क्योंकि ये सिक्के जो है तभी आए होंगे यहाँ जब इन्होंने कुछ व्यापार किया होगा वहाँ। ठीक है, तो चंदों के राज्य में दिल्ली के सिक्के प्रचलित थे, अतः उपरोक्त समस्त प्रमाणों से ऐसा ज्ञात होता है कि जो चंद राजा थे वो दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए हुए थे। ठीक है, अपने राज्य में उन्हीं की जो मुद्राएं हैं उनसे लेन देन ये लोग करते थे। जो कुमाऊं के राजा हैं, ये दिल्ली में जो मुद्राएं चलती थी उन मुद्राओं को लाके यहाँ पर भी उन्होंने जो लेन देन किया था उन्हीं मुद्राओं के माध्यम से किया था। उनके समय में सैनिकों व अन्य राज कर्मचारियों को काम के बदले जमीन दी जाती थी, जिससे संबंधित ताम्रपत्र व कागज के पट्टे अभी तक मिलते हैं। नकद लेन देन कम होता था उस समय पे, क्योंकि पैसा किसी के पास ज़्यादा होता नहीं था, तो अनाज टू अनाज वाला लेन देन करते थे, यानी कि कुछ देते थे और अन्य लेते थे। कुछ सीमावर्ती गांवों में तिब्बती सिक्के भी प्रचलन में रहे होंगे, क्योंकि तिब्बती तांबे के सिक्के भी यत्र तत्र हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हुए हैं। इनका यहाँ प्रचलन जो ये तिब्बती सिक्के हैं इनका प्रचलन जो है भोटिया और शौकाओं का तिब्बत के साथ व्यापार करना रहा था। ठीक है, जो भोटिया और शौका थे ये तिब्बत के साथ व्यापार कर रहे थे, जिस कारण ठीक है। फिर है गढ़वाल में अवश्य 3 राजाओं द्वारा सिक्के ढालना। अब मैंने बताया था उस टाइम की गढ़वाल में किन 3 राजाओं ने सिक्के ढलवाए थे, तो फतेहपति शाह, प्रदीप शाह और प्रद्युम्न शाह। ठीक है, फतेहपति शाह, प्रदीप शाह और प्रद्युम्न शाह। ये मुद्राएं लखनऊ संग्रहालय में, ठीक है, जो ये मुद्राएं हैं ये सारी की सारी जो हैं लखनऊ संग्रहालय में रखी हुई हैं, तथा हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा सर्वप्रथम इन्हें प्रकाश में लाए जाने का हमें उल्लेख मिलता है। किसने, कौन लाया था सबसे पहले प्रकाश में? हरिकृष्ण रतूड़ी जी लाए थे, इतिहासकार हैं। फतेहपति शाही मुद्रा के पृष्ठभाग पर मुद्रा लेख बद्रीनाथ कृपया मुद्रा जयती राजते 1757 ईस्वी 1757 ईस्वी इस बात की ओर संकेत। फतेहपति शाह मुद्रा के जो पृष्ठभाग पर मुद्रा लेख है कि बद्रीनाथ कृपया मुद्रा जयती राजते 1757। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, ये किस बात की ओर संकेत करती है कि यह मुद्रा बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए जो है ढाली गई है, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर में ये मुद्राएं मिलती है और इनमें लिखा होता है ये वाली लाइन, बद्रीनाथ कृपया मुद्रा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये मंदिर में चढ़ाने के लिए ढाली गई थी, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे महान और सर्वोच्च धामों में मुस्लिम शासकों के नामों वाले जो सिक्के हैं वो चढ़ाना उचित प्रतीत नहीं रहा होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यही स्थिति अन्य 2 राजाओं के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है। तात्पर्य है कि कदाचित गढ़वाल में दिल्ली के सिक्के चलते होंगे। ठीक है, यानी कि जो ये लोग थे ये वहाँ से सिक्के ला के अपने यहाँ भी यही सिक्के चलाया करते थे। अब हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंदों का प्रशासन। ठीक है, आज हमने क्या देखा? नेपाल, कुमाऊं का नेपाल से संबंध देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चंदों का प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चंदों का प्रशासन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।